हेलो स्टूडेंट। पहला एक लेक्चर जो हम लोगों ने कल अटेंड किया था वो लेक्चर पूरी तरीके से बेस्ड था। आपने देखा भी होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, और पहला ही चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके पहले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक आइडिया जो है डेवलप कर रहे थे सीखने के लिए। आज का जो लेक्चर है ये हम लोग इस बात पे बेस्ड है कि हम लोग क्या समझते हैं, हमको क्या लगता है कि जो लाभ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, और जो 4 डिफरेंट लाभ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उनका क्या रोल है केमिस्ट्री को समझने के लिए। आपको मैं बताऊं, जब केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा था अपने आप को क्या नाम है लोकलाइज्ड कर रहा था, उस समय यहाँ पर जो अलग अलग 4 डिफरेंट लाभ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए 4 बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा, जिसमें एक फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं। उन लोगों ने एक्चुअली केमिस्ट्री को समझने का तरीका, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो कंपाउंड्स है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको समझने का तरीका डेवलप कराया। बाद में अब ये कैसा होल्ड करता है, अब ये लॉ का क्या रोल है, वो अलग बात हो गई। लेकिन हम जब हिस्ट्री में जाते हैं केमिस्ट्री के, तो हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री को हम समझ कैसे पाए। हमने शुरुआत कैसे किया केमिस्ट्री को समझने का, कि फार्मूला, कंपाउंड, कॉम्बिनेशन, रिएक्शंस क्या होते होंगे, इनका फार्मूला हम कैसे लिखें, कैसे बनाएं, रिएक्शनों को कैसे लिखें, कैसे बनाएं। और उसका जो जनरल आइडिया था वो यहाँ से शुरुआत हुआ, जब इन लोगों ने अलग अलग तरह के लॉज दिए जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज के नाम से जाना जाता है। आज केमिस्ट्री काफ़ी मॉडर्न हो गई है, फिजिक्स काफ़ी मॉडर्न हो गया है, हम मॉडर्न केमिस्ट्री के एरा में हैं। बट तब जब ये 16, 17, 13 सेंचुरी चल रही हो, उस समय जब हम ये आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि केमिस्ट्री का क्या स्वरूप होगा हमारे चारों तरफ, उस समय ये बड़े बड़े जो लॉ थे इनका अपना वर्चस्व था, अपना एक रूप था। उन्हीं में से हम सीखने जा रहे हैं कि जो 4 अलग अलग लॉ हैं इनका क्या मतलब है, इनका मतलब क्या है, और ये एक जनरल सेंस, जो जनरल आइडिया होता है केमिस्ट्री को समझने का, डेवलप कराएगा। तो आप बने रहिए और सीखिए कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको एंटोनी लेवेजियर ने दिया था, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है जो कि जॉन डाल्टन एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे उस समय के ने दिया था, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जिसको रिस्टर ने प्रोड्यूस करा था, प्रपोज करा था, इसका क्या सेंस है। ठीक है, मैं पहले बता दूं आप सबको कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है एक्चुअली ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल अभी तक भी है अगर हम केमिकल रिएक्शनों की बात कर रहे हो तो। क्योंकि 20 सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्हें जो डिफेक्ट मास है उसको एनर्जी से रिलेट किया, तो ये जो लॉ था जिसका अपना 3-4 सेंचुरी से एक वर्चस्व था, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम पर इसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शनों की बात करते हैं तब आप E=mc² की बात करते हैं, तब आप बात करते हैं कि एनर्जी और डिफेक्ट मास डेल्टा एम में कुछ रिलेशन है, और जो मास वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है या एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहता है, वो ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब न्यूक्लियर रिएक्शनों की बात की जाएगी। केमिकल रिएक्शनों में इसका कोई दूसरा जोड़ नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मास का, क्योंकि एटम्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं करते जब केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हो। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम अपने आप को रीअरेंज करते हैं, सिर्फ उनके बॉन्ड में वेरिएशन आता है, इसलिए एटम के मास में कभी वेरिएशन नहीं आता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस समय एक इतना बड़ा लॉ बनाया गया, माना गया कि ये समझा गया कि हमेशा ही जब भी रिएक्शंस होगा तो जितना मास लेके आप रिएक्शन करने के लिए जाएंगे उतने ही मास का प्रोडक्ट बनेगा किसी गिवन कंडीशन में, अगर उसके सारे मास को कंजर्व रखा जाए तो, अगर वो स्केप ना करने पाए तो, आइसोलेट रखा जाए तो। और ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, आप भरोसा रखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो भी इसी पर बेस्ड बना हुआ। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो भी इसी पर बेस्ड हुआ। जब आप किसी भी रिएक्शन को लेते हैं, आप छोटा रिएक्शन लिखते हैं और आप बोलते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो जो इनका मास आप लिखते हैं, क्या आप बताते हैं कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 ग्राम है, तो एक्चुअली यहाँ पर उतने ही मास का कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहीं पर आइसोलेट करके उसके मास को, इसके वेट को चेक करें तो। ठीक है, आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करते हैं
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के हर एक कंडीशन में बराबर ही होता है। इसी लॉ के हेल्प से हमें रिएक्शन को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी लॉ के हेल्प से हम इस बात को समझ पाए कि जब भी एटम्स कंबाइन करने के लिए जाते हैं हमेशा वही एटम का प्रोडक्ट बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है या कंपाउंड बनता है, बस वहाँ पे अंतर होता है उनके बॉन्ड के, उनके रिएक्शन करने के तरीके में। एटम्स कभी भी नया नहीं बनता, एटम्स कभी भी नया नहीं बनता, क्योंकि अगर एटम नया बनेगा तो मास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास है वो कार्बन का ही एटम और ऑक्सीजन का ही एटम है। इसका मतलब कि जो आपने एटम लिया हुआ है वही एटम आगे चल के प्रोडक्ट बनाएगा। इससे हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज, केमिकल रिएक्शन करने का तरीका और मास को निकालने का तरीका समझ में आया। एंटोनी लेवेजियर का जो ये लॉ था ये उस समय का सबसे बड़ा लॉ बना, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कभी भी जो मास आप लेके चलते हैं उतने ही मास का प्रोडक्ट बनने की वजह से एटम्स वैसा का वैसा रहता है, उनके बॉन्ड बनाने के तरीके, फार्मूला में अपने आप को एटम को रीअरेंज करने का तरीका बदलता है। इसलिए मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा प्रोडक्ट का हमेशा उसी एटमों से मिलकर बनेगा जो एटम आपने रिएक्टेंट्स में लिया होगा। इस तरीके से आप दूसरे भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस रिएक्शनों को करवा के देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लेड नाइट्रेट हो, अगर आपके पास लेड नाइट्रेट हो, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन है और इसके सोल्यूशन को आप NaCl के एक्वस सोल्यूशन से मिक्स करें, आपको जो मिलेगा लेड क्लोराइड का सॉलिड प्रेसिपिटेट और जो सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलेगा उसका मास भी उतना ही होगा जितना मास आप रिएक्टेंट में उसको लिए होंगे। मतलब कि रिएक्टेंट में लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जो मास होगा ये हमेशा ही प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होगा। डिपेंड करता है कि वो कंप्लीटली कंबाइन किए हों। इसी लॉ के हेल्प से हमको ये भी समझ में आता है कि अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंबाइन करता है तो प्रोडक्ट उतने ही मास का बनता है जितने मास का हमने रिएक्टेंट लिया था। हमेशा मास कंजर्व रहेगा। अब इसका जो आज के टाइम में, मतलब कि जब आप 21st सेंचुरी में हैं इस समय, और जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन जब आए उन्होंने E=mc² प्रपोज करा तो हमने जाना कि मास को हम लोग बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एनर्जी के फॉर्म में उसको रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब, मैंने क्या बोला, ये तब जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो, मतलब कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे ऐसे कंडीशन में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ उसमें मास डिफेक्ट हो गया, मास डिफेक्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शनों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सारे तरह के केमिकल रिएक्शनों में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शनों में, उस कंडीशन में ये जो लॉ है ये अच्छा होल्ड करता है अपने आप को। ये फर्स्ट लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिससे आप आइडिया जुटा पाते हैं। लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन एक बड़ा लॉ बना, लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन एक बड़ा लॉ बना उस समय की कंडीशन में। आपको मैं समझाऊं कि कांस्टेंट कंपोजिशन इकलौता ऐसा लॉ था उस समय की सिचुएशन में जो ये बता पाया कि एटम्स एक्चुअली किस फॉर्म में, किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, जिससे हमको फार्मूला समझ में आया कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का, प्रोडक्ट का, कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा। अगर हमको समझ में आ जाए कि एटम ए और एटम बी 1:3 में कंबाइन करते हैं तो फार्मूला AB3 हो जाएगा, फार्मूला AB3 हो जाएगा। अगर हमको पता चल जाए कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो किस रेशियो में कंबाइन करता है, कोई भी जो एटम है वो किस रेशियो में कंबाइन करता है टू मेक अप एनी गिवन फार्मूला, ठीक है, तो हमको फार्मूला समझ में आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था कि कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब था कि किसी भी मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को, प्रोडक्ट को आप किसी दूसरे सोर्स से, मतलब चाहे जितने सोर्स से प्रोड्यूस करेंगे, अगर उनका फार्मूला सेम है तो उनका कंपोजिशन भी सेम होगा। उल्टा बोलिए, अगर उनका कंपोजिशन सेम है तो फार्मूला भी सेम होगा। मतलब कि किसी गिवन मॉलिक्यूल, कंपाउंड या प्रोडक्ट का कंपोजिशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे उसे किसी भी सोर्स से बनाइए। लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन का यही आइडिया एक बड़ा ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आया कि हम किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से बना सकते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि अगर रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा,
अगर रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा तो फार्मूला चेंज नहीं होगा। ला कांस्टेंट कंपोजिशन को देते समय प्राउस्ट ने इस बात को बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा कि उन्होंने बताया कि कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी फार्मूला अगर हम अलग अलग सोर्स से बनाते हैं तो उसका कंपोजिशन हमेशा होगा कांस्टेंट। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए आपने कहा वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है आप अगर सॉल्व करेंगे तो 2:16 मतलब कि 1:8 आएगा। 1:8 आएगा बाई मास। द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्चुअली 1:8 बाई मास है। और ये जो कंपोजिशन है ये हमेशा वाटर को किसी भी सोर्स से बनाएं, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनवाएं, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर को प्रोड्यूस करके बनाएं, आप किसी दूसरे रिएक्शन में जिसमें वाटर का प्रोडक्शन होता है उसके थ्रू बनाएं, आप किसी दूसरे सोर्स से वाटर को निकालें, अगर वो प्योर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाई मास वो 1:8 रहेगा। इस लॉ से हमको बड़ा ज़्यादा ये मदद मिली कि हम आसानी से समझ पाए किसी मॉलिक्यूल को आप कितने भी सोर्स से बना सकते हैं। अगर हमको उसका रेशियो या प्रोपोर्शन पता है तो हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को किसी अलग अलग कंपोजिशनों के किसी अलग अलग सोर्स के हेल्प से सेम कंपोजिशन में बना सकते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करने का एक आइडिया डेवलप हो गया साइंटिस्टों के माइंड में कि हम इसी मॉलिक्यूल को कई तरीके से बना सकते हैं, किसी भी रिएक्शन से बना सकते हैं। बस हमको रखना क्या है, कंपोजिशन को कांस्टेंट रखना है। और अगर कंपोजिशन कांस्टेंट है तो वही मॉलिक्यूल बनेगा, अगर वही मॉलिक्यूल बना मतलब कि कंपोजिशन कांस्टेंट है। दोनों तरीके से आप एक ही बात को समझ सकते हैं। लेकिन इस समय इसका क्या आइडिया है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है मास है, ऑक्सीजन 32 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। मतलब जो रेशियो है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ वो 3:8 है। मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी सोर्स से बनाएं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो भी आप देखेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगर आप कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करवाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। या किसी दूसरे सोर्स से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता हो, अगर बनाते हैं उन सारे सोर्स में देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है बाई मास वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कंपोजिशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट और रिवोल्यूशनरी जो है एक कॉन्सेप्ट जो है निकल के आया जब इसको एक्सप्लेन किया गया। इंपॉर्टेंट बात ये रही कि हम मॉलिक्यूल के फार्मूले को समझने में हम समझना शुरू कर चुके हैं। हम मॉलिक्यूल का फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। आपको इस समय 21st सेंचुरी में थोड़ा ही अजीब लगेगा कि मॉलिक्यूल का फार्मूला कौन सी बहुत बड़ी बात है। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, लेकिन अगर आपको ना पता हो कि कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फार्मूला आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको अभी मैं कहूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में, आप उसका फार्मूला कैसे बनाने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये बताता है कि हमें उसका रेशियो पता है, और रेशियो बताने वाला काम तो इन्होंने किया। जोसेफ प्राउस्ट ने बताया कि कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए। बस अंतर ये है कि ये जब थियरी आई, जब ये एक्सप्लेनेशन, ये लॉ आया, तो उस समय आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली आइसोटोप्स का मतलब यही इसका लिमिटेशन भी है। जैसे मैंने कहा था, इसमें लिमिटेशन है कि हम इसमें बस केमिकल रिएक्शनों की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्शनों की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो 20th सेंचुरी थी, जब अल्बर्ट आइंस्टीन आ रहे हैं और उन्होंने जो है रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उस समय ये देखा गया कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स पे अप्लाई नहीं होगा, जिसको मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न केमिस्ट्री आप बोल रहे हैं। और यहाँ पर भी जो कांस्टेंट कंपोजिशन है वो आइसोटोपिक कंडीशन में, किसी एलिमेंट के आइसोटोपिक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। एक्चुअली वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन, क्योंकि उस समय जब ये जोसेफ प्राउस्ट का कॉन्सेप्ट आया था तो आइसोटोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में जब डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स की तो ये देखा गया कि एक्चुअली हाइड्रोजन के कई सारे तरह के एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक ही होता है। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन है उनका एक ही जैसा होगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट है,
इलेक्ट्रॉन तीनों के पास एक ही हैं, एक जैसे हैं, प्रोटॉन एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन के वेरिएशन की वजह से मास वेरी कर रहा है, जिसको हमने कहा आइसोटोप्स। अगर आइसोटोपिक कंडीशन में हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा H2O, ये बनाएगा D2O, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, और ये बनाएगा T2O मतलब कि ट्राइटियम। जब आप रेशियो निकालेंगे तो आप रेशियो में कहेंगे कि यहाँ पे तो रेशियो है 1:8 जो कि हमने निकाला हुआ है, यहाँ का रेशियो चेंज हो गया क्योंकि ड्यूटेरियम का मास होता है 2 और ये 4 है, ये 4 हो जाएगा। 2 ड्यूटेरियम का मतलब 4 मास, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 4:16 का जो रेशियो है वो 1:4 आएगा। जबकि ट्राइटियम में जो रेशियो है वो और चेंज हो जाएगा। ट्राइटियम का मास कितना होता है? 3 होता है, 3 मास होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:16। मतलब कि जो कांस्टेंट कंपोजिशन है वो एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, इसलिए उनका जो रेशियो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से कार्बन के पास भी एटॉमिक मास जो है आइसोटोप के बेसिस पर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं। अगर ये तीनों कार्बन अलग अलग ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन 12 वाला तो 3:8 के रेशियो में बनेगा, लेकिन जो कार्बन 13 आइसोटोप है, जो कार्बन 14 आइसोटोप है, उसमें कंपोजिशन वेरी कर जाएगा, कांस्टेंट कंपोजिशन में वेरी कर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे, और हम बताएंगे कि हमेशा ही जोसेफ प्राउस्ट का कांस्टेंट कंपोजिशन तभी एप्लीकेबल होगा जब हम एलिमेंट के किसी एक पर्टिकुलर आइसोटोपिक कंडीशन के मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हो। तो अलग अलग आइसोटोपिक कंडीशंस में कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आइसोटोप्स में हमेशा एटॉमिक मास वेरी करता है। इसलिए ये जो लॉ है ये आइसोटोपिक कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर आइसोटोपिक कंडीशन के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। यही इसका लिमिटेशन भी है, लेकिन फिर भी इस लॉ का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि फार्मूला समझने के लिए, रेशियो समझने के लिए, रिएक्शन करने के तरीके को समझने के लिए ये जो लॉ था एक मील का पत्थर साबित हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा जो लॉ है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी उस समय खूब धूम मचा रही थी। जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, जिन्होंने पहली बार जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि एटम क्या है, कैसा बना हुआ है, कैसे रिएक्शन करता है, कैसा दिखता है, या जो भी एक जनरल आइडिया था, थियोरेटिकल जनरल आइडिया जो जॉन डाल्टन ने दिया, उस समय इनका पूरा धूम मच रहा था कि हम एटम को समझना शुरू कर रहे हैं। एटॉमिक लेवल पे हम लोग एक्चुअली उतना लेवल तक गए नहीं हैं, लेकिन एटॉमिक लेवल की जो थ्योरी थी जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम जो प्रपोज करी, उसमें जॉन डाल्टन ने एक और इम्पॉर्टेंट लॉ प्रपोज किया जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जो लॉ पढ़ा, हम उसमें एक ही एटम का दूसरे एटम के साथ कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, इस इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम ये पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो वेरी नहीं करेगा, लेकिन अब पहली बार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही एटम का जो फिक्स्ड मास है वो किसी दो अलग अलग एटम से एक ही एटम का जो फिक्स्ड मास है वो किसी दूसरे एटम से कई तरीके से रिएक्शन कर सकता है। क्या बोला आपने? कई तरीके से रिएक्शन कर सकता है। वो कैसे? मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ कई सारा तरह का फार्मूला बना सकता है। जोसेफ प्राउस्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, उनके सोचने के तरीके को एक्सटेंड कर दीजिए। उन्होंने कहा एक एटम दूसरे एटम के साथ फिक्स्ड रेशियो में कांस्टेंट कंपोजिशन में रिएक्शन करता है। इन्होंने कहा ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक ही एटम दूसरे एटम से कई सारे तरीके से रिएक्शन कर सकता है, और जो उनका कंपोजिशन होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। जो रिएक्शन करने का प्रोसीजर होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा या उसका मल्टीपल होगा। चलिए देखते हैं कैसे। इन्होंने बताया कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो तरह का मॉलिक्यूल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें रेशियो क्या है? उन्होंने कहा कार्बन का जो मास है वो 12 है, और ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 है। यहाँ पर कार्बन का जो मास है वो 12 है, और ऑक्सीजन का जो मास है 16 है।
तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रेशियो है 2:1। 2:1। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैं बात बताने वाला हूं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनिए इस बात को। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब हमको नहीं पता कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, वो तो अभी आपको पता है, लेकिन थोड़ा चलिए 200-300 साल पहले चलिए, 300-350 साल पहले सोच चलिए और बताइए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको नहीं पता कि कंपोजिशन का क्या है, आपको नहीं पता कि उनका रेशियो क्या है, और आप क्या फार्मूला बता पाएंगे? नहीं। मैं आपको समझाता हूं कैसे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से दो अलग अलग तरीके से फिक्स्ड मास में कंबाइन करता है, तो हमेशा उनका जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो रेशियो होता है बाई मास, वो या तो होल नंबर होता है या उसी का मल्टीपल होता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है। कार्बन का फिक्स्ड मास कितना है, किससे कंबाइन किया? 12 ग्राम कार्बन। और ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया? 32 ग्राम 12 ग्राम से, और 16 ग्राम 12 ग्राम से। हमें किसी एक एलिमेंट के मास को रखना है फिक्स्ड और चेक करना है कि दूसरा जो एलिमेंट है उनका आपस में रेशियो क्या है। क्या रेशियो है? 2:1। क्या रेशियो है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। 2:2 ये बताता है एक्चुअली कि यहाँ पर पहले वाले कंडीशन में ध्यान रखिएगा, पहले वाले कंडीशन में जो ऑक्सीजन होगा और दूसरे वाले कंडीशन में जो ऑक्सीजन होगा वो ठीक उसका आधा होगा। क्या मैंने बोला? ठीक उसका आधा होगा। क्यों? क्योंकि 2:1 रेशियो है। अगर पहले वाले में 2 ऑक्सीजन होगा, दूसरे वाले में 1 ऑक्सीजन होगा। अगर पहले वाले में 4 ऑक्सीजन होगा, दूसरे वाले में 2 ऑक्सीजन होगा। मतलब कि हम फार्मूला समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा 1 ऑक्सीजन वाला एटम CO बनेगा, क्योंकि 12 ग्राम के साथ एक ही ऑक्सीजन लगाना है हमको। तो अगर हमारे पास पहले से रेशियो पता हो, अगर हमको ये आइडिया हो कि वो रेशियो सिंपल होल नंबर में होने वाला है या कांस्टेंट कंपोजिशन में एक उसका मल्टीपल होने वाला है, तो हम एक फार्मूले का आइडिया निकाल पाएंगे कि CO2 फार्मूला होगा, CO फार्मूला होगा। थोड़ा इसको और एक्सटेंड करके एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, और वो एग्जांपल है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ काफी सारे फार्मूले बनाते हैं, जैसे कि N2O, जैसे कि NO, जैसे कि N2O3, जैसे कि NO2 और जैसे कि N2O5। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 5 अलग अलग तरह के फार्मूले बनाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आप इसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हैं, इसको आप डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ। अगर नाइट्रोजन के मास को हम रखें फिक्स्ड, तो नाइट्रोजन का मास हम लोग, मैं लिखते जा रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा। नाइट्रोजन का मास यहाँ पे होता है 14, 2 नाइट्रोजन है 28 होगा। ऑक्सीजन कितना है? 16। नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन कितना है? 16। नाइट्रोजन यहाँ पे 28 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? 48। नाइट्रोजन कितना है? 14। ऑक्सीजन कितना है? 16 2 जा 32। नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन कितना है? 16 5 2 18। थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड नहीं है। सबसे पहले इस लॉ को समझने के लिए हम किसी भी एक एलिमेंट को मास को रखेंगे फिक्स्ड और दूसरे एलिमेंट के मास के रेशियो को चेक करते हैं। नाइट्रोजन का मास फिक्स नहीं है। अगर नाइट्रोजन के मास को फिक्स करना है तो 3 जगह 28 है, 2 जगह 14 है, तो इन दोनों जगह पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा तब 32, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 64। क्या बात है, हमने नाइट्रोजन के मास को कर दिया फिक्स्ड। नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन का ये जो मास है कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स में। चलिए चेक करते हैं कि नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन का
किस रेशियो में कम्बिनेशन होता है, और वो रेशियो है 16 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा 64 एंड 5 जा 80। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन which combined with a fixed mass of nitrogen is 1:2, 2:3, 4:5. Oh my God. Let's see the change. The ratio of oxygen which combined with the fixed mass of nitrogen is 1:2, 3:4:5. ध्यान से थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिए, फार्मूला भी उसी कंडीशन में है, फार्मूला भी उसी कंडीशन में है। क्या बात है, आपने कहाँ कहाँ चेंज किया था, यहाँ चेंज किया था और यहाँ चेंज किया था। इन दोनों को बाद में देखिएगा, पहले बाकी तीन को मिलाइए। ऑक्सीजन का नंबर, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन विद द नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज एक्चुअली द सिमिलर as the ratio is obtained. The ratio is 1:2, 3:4:5। और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 आएगा। मतलब कि जो रेशियो है वो आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के फार्मूले को बता रहा है। जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कई तरीके से कंबाइन कर सकता है, और वो सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे बाय द मास, या उसी के मल्टीपल्स होंगे, उसी के मल्टीपल्स होंगे। ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और उससे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का ये जो फार्मूला बना, जो लॉ था, वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कैसे, कितने तरीके से कंबाइन करेगा, क्या फार्मूला बनेगा, कैसे कॉम्बिनेशन का लॉ निकालें, रिएक्शन करने का तरीका क्या होगा, ये सारी बातें हम प्राउस्ट के इस लॉ से और डाल्टन के इस लॉ से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और अब चलिए एक कदम और आगे। पहली बार रिचटर के इस लॉ से हमको समझ में आया कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन तो करता है, लेकिन वही एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करता है अगर, तो अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे और ये दोनों एलिमेंट किसी फिक्स्ड मास वाले तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करें, तो ये आपस में भी जिस मास में कंबाइन करेंगे उनका भी रेशियो सिंपल होल नंबर होगा या उसी का मल्टीपल होगा। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ इसलिए भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म था क्योंकि हम ये देख पा रहे थे कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो वो दोनों एलिमेंट किसी तीसरे फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से भी कंबाइन करके वैसा ही कुछ फार्मूला रेशियो निकालेंगे जो पिछले 2 लॉ में हम समझ के आ रहे थे। और उसके लिए हम कोई सा भी एक एग्जांपल लेने वाले हैं, कोई सा भी एक एग्जांपल लेने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास सल्फर है और हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा वाटर, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। आप सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, सल्फर का मास होता है 32 ग्राम और हाइड्रोजन का मास होता है 1। रेशियो पता करिए, रेशियो पता करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8, SO2 में सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:1। चलिए हम मास करते हैं फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, असल में सल्फर का मास 32 है, ऑक्सीजन का मास 32 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास असल में कितना था, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास था 2 और ऑक्सीजन का मास था 16। सल्फर हाइड्रोजन आपस में किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, और वो फार्मूला है आपका H2S, वो फार्मूला H2S है। और इनका रेशियो निकाल के देखते हैं, इनका रेशियो है 2:32। सॉल्व करेंगे, अगर इनके रेशियो को सॉल्व करेंगे तो 1:16 आएगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हाइड्रोजन और सल्फर का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और सल्फर का जो रेशियो है आपस में जब वो कंबाइन करते हैं वो है 1:16,
और यही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और जब सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है अलग अलग सेपरेटली, तो वो रेशियो है 1:1 और 1:8। लेकिन ऑक्सीजन के मास को हम लोग को करना पड़ेगा पहले फिक्स्ड, हमेशा तीसरा एलिमेंट के मास को फिक्स्ड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 है, लेकिन यहाँ पे तो है 8। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4:32, 4:32, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं कि सल्फर का जो 32 ग्राम है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाता है SO2। हाइड्रोजन का 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्शन करके बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। देखिए रेशियो वही रहेगा, हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं करा है। हाइड्रोजन का 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्शन करके बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, सल्फर का 32 ग्राम रिएक्शन करके बनाता है, और आपस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये रेशियो होता है 1:16। इन दोनों का रेशियो क्या है, जिस रेशियो में कंबाइन किए, हाइड्रोजन ने किस रेशियो में कंबाइन किया 32 ग्राम ऑक्सीजन से, वो है 4। सल्फर ने किस रेशियो में कंबाइन किया 32 ग्राम ऑक्सीजन से, वो है 32। मतलब आप कह सकते हैं ये H2S जब आपस में कंबाइन करते हैं वो 1:16 है, और यही हाइड्रोजन और यही सल्फर जब फिक्स्ड मास ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं वो है 4:32। फिक्स्ड मास आप 32 से कंबाइन करते हैं 4:32 में, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1:8, और ये कितना आया है 1:16। आपस में इनका रेशियो क्या है, आपस में इनका रेशियो क्या है 1:2। ये इसका रेशियो 1 होगा, इसका 2 होगा, या अगर इसका 2 करेंगे इसका 1 हो जाएगा, 1:2। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रेचस्टर जो रेसिप्रोकल का फार्मूला था उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और वही 2 एलिमेंट अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट से फिक्स्ड मास में कंबाइन करते हैं, तो जिस मास में वो कंबाइन करते हैं अलग अलग उसका रेशियो, और जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ उसका रेशियो आपस में होगा सिंपल होल नंबर या उसका कोई मल्टीपल। इसके लिए H2S का जो रेशियो है 1:16 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 4 ग्राम में, सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 32 ग्राम में, और ये 4 और 32 का जो रेशियो हुआ है 1:8। मतलब कि हाइड्रोजन फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से और सल्फर फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से 1:8 रेशियो में कंबाइन करते हैं। पकड़ के में आया, बात समझ में आई। और यही हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रिएक्शन करते हैं 1:16 रेशियो में। इन दोनों का रेशियो आपस में होता है सिंपल होल नंबर जो कि है 1/2। ये है चारों लॉ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए, पीछे फिर से करके देखिए, बैक करके देखिए, एक्सप्लेनेशन इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे जो लॉ है ये उस समय के लिए एकदम तीर थे, माइलस्टोन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, जिसका कोई जवाब नहीं होता, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं आप, है ना। और ये चारों लॉ एक्सप्लेन करने के बाद उस समय जो सेंचुरी थी 17th 18th सेंचुरी और 16th 17th 18th 19th सेंचुरी, उस सारे सेंचुरीज में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया, नया रूप दिया, और उसके बाद हम लोग समझ पाए कि एटम कैसे कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन करते हैं। अगले लेक्चर में हम इन चारों लॉ पे थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि ये लॉ का कैसा न्यूमेरिकल होता है, क्या स्टैंड होता है। इस लेक्चर में आप इस चारों लॉ को एक्सप्लेन करिए, बढ़िया से पढ़िए और इसको रिवाइज करके देखिए, ठीक है। थैंक यू।